गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और पिछले टर्म पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे और उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए और साथ में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट वाले जो क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के वो किए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। If A and B are two independent events and PA equal to 0.60 and PB equal to 0.30, then find। तो यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं और इनमें अलग अलग तरीके से 5 पार्ट पूछ लिए गए हैं। तो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं और 1 मार्क्स का एक पार्ट हो जाएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े इजीली वो यहाँ पे सेट कर सकता है। चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो गिवन है वो निकले। गिवन दैट पी ए 0.60 एंड पी बी 0.30। साथ में हमें ये भी दिया है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ऐसे केस में बच्चों जो फार्मूला बनता है ये हमने आपको बताया था, पी ए इंटू बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी ए हमारे पास 0.60 है, पी बी 0.30 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.18। वैसे आगे 0 ऑन लगेगा तो उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट है कि ए बार इंटू बी का मतलब है पी ए बार इंटू पी बी। और पी ए बार का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे 1 माइनस पी ए इंटू पी बी। तो 1 माइनस पी ए हमारे पास 0.60 है इंटू पी बी 0.30 है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.40 इंटू 0.30, तो 0.12। अगर यहाँ पर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में पी ए इंटू बी बार है, ये आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बार इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बार को हम लिख दें 1 माइनस पी बी। तो ये आपका हो जाएगा पी ए की वैल्यू हमारे पास 0.60 है इंटू पी बी 0.30, तो 1 माइनस 0.30। तो ये 0.60 इंटू 0.70। तो इस तरीके से बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.42 ये आएगा। आगे 0 आएगा तो डेसिमल के सबसे लास्ट में 0 का मतलब नहीं होता है। और इसके बाद बाकी के दो पार्ट हमारे जो बचे उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर हमें बताना है कि पी ए बार इंटू पी बी बार। तो पी ए बार फोर्थ पार्ट होगा, पी ए बार इंटू बी बार। इसको हम लिख दें पी ए बार इंटू पी बी बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी ए हमारे पास है 0.60 इंटू 1 माइनस पी बी 0.30। तो ये आपका हो जाएगा 0.40 इंटू 0.70। जब हम माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 0.28। और अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पी ए प्लस बी के लिए यहाँ पर बच्चों फार्मूला बन जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू बी। ओके,
तो पी ए हमारे पास है 0.60 प्लस पी बी 0.30 और पी ए बी बच्चों हमने अभी निकाल लिया था, हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है। तो पी ए बी की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी 0.18, तो इसको हम लिख देंगे -0.18, तो 0.90 माइनस 0.18 तो ये आपका हो जाएगा 0.72। इस तरीके से बच्चों ये बड़ा सिंपल सा लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमें 5 पार्ट दिए थे और पांचों पार्ट बहुत सिंपल थे जिनको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखिए बच्चों बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the question independently, find the probability that number 1 question is solved, number 2 exactly one of them solve the question. मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, आप 2 लोग हैं और एक क्वेश्चन हमने दिया है आपको सॉल्व करने के लिए और उसमें से एक बच्चा सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और दूसरा बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन को, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है और चीटिंग नहीं कर रहे हैं आपस में। ओके, हाँ यस, पास बैठ के ऐसा नहीं उसने तुमसे पूछ लिया तुमने उससे पूछ लिया, ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहे हैं दूर बैठ के। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम पहले पार्ट पे विचार करते हैं, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन कितने तरीके से सॉल्व होगा, पहला वाला बच्चा कर ले दूसरा ना कर पाए, दूसरा कर ले पहला ना कर पाए, या दोनों कर ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे बनेंगे 3 केस। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे उल्टा। हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम ये देखें कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसका एक ही तरीका होगा कि दोनों बच्चे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, वो एक ही तरीका होगा। तो हमें मालूम होता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो पहले हम ये निकाल लें कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और उसको 1 में से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं, अगर हम पहली वाले प्रोबेबिलिटीज को पी ए कह दें 1/2 और दूसरे को पी बी हम कह दें 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पी ए बार निकालें, मतलब पहला वाला बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा तो पी ए बार क्या हो जाएगा 1 - 1/2 दैट इज 1/2। पी बी बार का मतलब क्या कि दूसरा वाला बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा तो 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो अभी हमने पी ए से पी ए बार निकाल लिया और पी बी से पी बी बार निकाल लिया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। A and B are independent, therefore A bar and B bar are also independent. तो यहाँ लिख देंगे events are independent, event is independent, therefore question probability of question will not be solved equal to P A bar into P B bar। P A bar हमारे पास 1/2 है और P B bar 2/3 है, तो ये आ गया 1/3। ये वो प्रोबेबिलिटी आई है जब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और हमसे पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ये हो जाएगा 1 - पी ए बार इंटू पी बी बार, पी ए बार इंटू
पी बी बार, तो ये 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 जी आया। क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया ये फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट पर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, उनमें से कोई एक बच्चा एग्जैक्टली वन कोई एक सॉल्व कर लेता, तो इसके क्या केस बनेंगे? अगर ए सॉल्व कर लेगा तो बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, और बी सॉल्व कर लेगा तो ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसका ये केस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट exactly one of them will solve the question. तो वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटू पी बी बार। ए ने कर लिया तो बी नहीं कर पाया, प्लस पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार। ए कर लेगा तो बी नहीं कर पाएगा, बी कर लेगा तो ए नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पी ए इंटू 1 माइनस पी बी प्लस पी बी इंटू 1 माइनस पी ए। पी ए हमारे पास है 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 एंड 1 माइनस 1/2। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो अगर यहाँ पर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा 2 + 1, तो 2 + 1 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2, ये आंसर हो जाएगा। तो ये वो आंसर निकलेगा जब उन दोनों में से कोई एक ही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। दोनों में से कोई एक ए करेगा तो बी नहीं, बी करेगा तो ए नहीं। एक तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है और साथ में सीबीएसई में 2 बार पूछा जा चुका है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये अच्छा है। तो बच्चे यहाँ पर हमने फिर से एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें 4 पार्ट हैं, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A husband and wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of husband selection is 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability that different situation बनेगी? Only one of them will be selected, केवल एक सिलेक्ट हो, both of them will be selected, दोनों सिलेक्ट हो जाए, none of them will be selected, उनमें से कोई सिलेक्ट ना हो, and at least one of them will be selected, उनमें से कम एक सिलेक्ट हो जाए। तो कम से कम एक सिलेक्ट का मतलब एक भी हो सकता है और दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से 4 केस बन रहा है। तो देखिए क्या हमें गिवन है और फिर किस तरीके से इसको हम देखेंगे। तो गिवन दैट अगर हम हस्बैंड के सिलेक्शन को पी ए मान लें, लेट कह रहा है, तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का सिलेक्शन होना है। तो सिलेक्शन ऑफ probability of selection, probability of husband selection, इसको हम पी ए कह दें। कितना है? 1/7 and probability of wife selection, इसको अगर हम पी बी कह दें तो 1/5। अच्छा, इसी से हम पी ए बार और पी बी बार निकाल लें।
तो देयरफॉर पी ए बार मतलब हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होना है तब, तो 1 - 1/7 दैट इज 6/7, और पी बी बार की अगर हम बात करें तो 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब बारी बारी से हम इन केसेस को एक बार ट्रेस करते हैं कैसे होना। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब है हस्बैंड का सिलेक्शन होगा तो वाइफ का सिलेक्शन नहीं होगा, वाइफ का सिलेक्शन होगा तो हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम will be selected, तो ये पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार। हस्बैंड का सिलेक्शन होगा तो वाइफ का नहीं होगा, वाइफ का सिलेक्शन होगा तो हस्बैंड का नहीं होगा। तो पी ए, इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इंटू 1 - पी बी प्लस पी बी इंटू 1 - पी ए। तो पी ए हमारे पास है 1/7। यस, हमने वैसे तो डायरेक्ट निकाल ही लिया है, पी ए बार इंटू पी बी बार हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ वैल्यू, नो प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया तो वैसे ही कर लें। तो 1 - 1/5 प्लस पी बी 1/5 इंटू 1 - 1/7, तो 1/7 इंटू 4/5 प्लस 1/5 इंटू 6/7, 35 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 + 6 दैट इज 10/35 दैट इज 2/7। तो उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7। यहाँ सेकेंड पार्ट है बच्चों कि बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें प्रोबेबिलिटी दैट both of them will be selected। तो both of them will be selected, तो उस केस में दोनों का आपस में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि वाइफ का सिलेक्शन और हस्बैंड का सिलेक्शन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर पी ए हमारे पास है 1/7 और पी बी है 1/5, तो हो जाएगा 1/35। तो इस तरीके से बच्चों ये दो पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट पे विचार करें तो ये रिजल्ट अभी यूज होंगे, तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से और क्या क्या निकले थे। अभी अगर हम थर्ड पार्ट को देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि none of them will be selected, तो probability that none of them will be selected, इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों पी ए बार इंटू पी बी बार। ना तो हस्बैंड का सिलेक्शन होगा और ना वाइफ का सिलेक्शन होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं इसको, अगर यहाँ नहीं निकालते तो 1 - पी ए इंटू 1 - पी बी, और ये वैल्यू हमारे पास पहले से ही रखे हैं, तो 4/5 24/35। और अब हम बात करें फोर्थ पार्ट की, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी दैट at least one of them will be selected,
इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि या तो एक का सिलेक्शन हो जाए या दोनों का हो जाए। तो हम एग्जैक्टली वन का सिलेक्शन फर्स्ट पार्ट में हो रहा था, ओनली वन ऑफ विल बी सिलेक्टेड। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी हमने? 2/7 ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट से। और दोनों का सिलेक्शन हो जाए इसके लिए प्रोबेबिलिटी हमने सेकेंड पार्ट में निकाली थी 1/35। इनको हम प्लस कर दें, 35 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 + 1 दैट इज 11/35। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर पाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आप इसको देख सकते हैं कि आसान है करना इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सीबीएसई 2013 में पूछा गया है और क्वेश्चन है P speak the truth in 70% cases and Q speak the truth in 80% cases. In how many percent of cases will they both agree on the same fact? दो दोस्त हैं आपस में, एक दोस्त उनमें से 70% केसेज में सही बोलता है और जो दूसरा वाला दोस्त है वो 80% केसेज में सही बोलता है। ठीक, एक दिन वो दोनों बिना घर में बताए पिक्चर देखने चले गए, मूवी देखने गए, और जब वो लौट के आए तो उनसे घर से में पूछताछ की, भाई कहाँ गए थे? तो अब वो दोनों एक ही जैसा बोलेंगे कि दोनों कह देंगे हम मूवी देखने गए थे सही सही, या दोनों कह देंगे नहीं हम तो पढ़ाई करने गए थे। मतलब एक ही फैक्ट को अगर वो दोनों एक ही जैसा बोलते हैं, एग्री होते हैं, ऐसा कितना परसेंट होगा ये बताना है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए जरा, P speak the truth in 70% केसेज एंड Q speak the truth in 80% केसेज। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर हम इसको ए इवेंट मान लें, P speak truth, और B को मान लें Q speak truth, तो ए यहाँ पर है 80%, 70% का मतलब 70/100, और P है 80% सही बोल रहा है तो 80/100। इनको कैलकुलेट मत करिएगा, ऐसे ही बना रहा है। देखो परसेंटेज बोला है तो रिजल्ट भी हमें परसेंटेज में ही निकालना है। ठीक है, चलिए, इन हाउ मेनी % ऑफ केसेज विल दे बोथ एग्री ऑन द सेम फैक्ट? तो पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। प्रोबेबिलिटी दैट they agree on the same fact। तो मैंने क्या बोला था, वो दो तरीके से एग्री हो सकते हैं कि या तो दोनों सही सही बोल दें या दोनों गलत गलत बोल दें। ऐसा नहीं एक सही एक गलत बोले, एक गलत तो एक सही बोले तो नहीं बनेगा काम। तो उस केस में क्या होगा, PA × PB, दोनों ने सही बोल लिया या दोनों गलत बोले, PA × PA बार × PB बार। तो PA × PB, चलिए यहाँ कैंसिल कर ही देते हैं, 7/10 आ जाएगा ये, और ये आपका 8/10 आ जाएगा। तो 7/10 × 8/10 PA बार का मतलब होगा 1 - 7/10 और PB बार का मतलब होगा 1/8 - 10। तो 7/10 × 8/10 प्लस 3/10 × 2/10, 56/100 प्लस 6/100। तो 100 अगर हम एलसीएम ले लें तो 56 + 6 दैट इज 62/100, और 62/100 ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई। और अगर इसका परसेंटेज में बात कर रहा हाउ मेनी %, तो ये 62%। इसका मतलब 62% केसेज में वो एक ही बात बोलेंगे
या तो सही बोलेंगे दोनों या दोनों गलत बोले। अगर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पलट देता कि फाइंड द परसेंटेज इफ दे कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो क्या होता? तब यहाँ आता पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार। मतलब ए सही बोलेगा तो बी गलत बोलेगा, और बी सही बोलेगा तो ए गलत बोलेगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। तो बच्चे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी रोल ए पेयर ऑफ डाइस वन आफ्टर द अदर, whoever get a sum of 10 first win. If A start first, then find the probability of A winning the game. मतलब दो बच्चे हैं और वो डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ डाइस है। तो उनमें से जो सबसे पहले 10 गेट कर लेगा सम ऊपर के फेसेज का, वो जीता हुआ माना जाएगा। तो अगर ए स्टार्ट करता है गेम, इफ ए स्टार्ट द फर्स्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम। तो हमें बताना है कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए जरा किस तरीके से हम इसको करें। सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ NH टोटल केसेज हो जाएंगे 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, और सम कितना आ रहा है 10। तो सम 10 कितने तरीके से आएगा? अगर हम देखें तो 4 6 5 5 एंड 6 4, 3 तरीके से सम ये आ सकता है। तो अगर हम इसको ई इवेंट माने तो यहाँ NE क्या हो जाएगा? NE हो गया 3, तो PE हो जाएगा 3/36, that is 1/12 PE। ओके, तो PE बार कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/12, that is 11/12। चलिए अब देखते हैं कि अगर ए गेम शुरू करता है तो वो किस तरीके से जीत पाता है, ये हमें देखना है। यहाँ पी ए का मतलब है कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए से ही शुरू करेंगे, और पी ई बार का मतलब है कि ए नहीं जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए। तो अगर हम यहाँ से ए शुरू करेगा तो ये हो सकता है पहली बार ही जीत जाए। ए पहली बार जीत गया, पहले ही एक ही उसने डाइस फेंका और उसको 10 मिल गया। अब अगर ये पहली बार नहीं फेंके, जीतता है, तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो सिचुएशन बनेगी पी ए बार, जब ये नहीं जीत पाया तो अब बी के जीतने की बात नहीं हो रही, जीतने की किसकी बात हो रही? ए की। और यहाँ पे बी भी नहीं जीत पाया, तो पी ए इंटू पी बी बार। अब यहां पर कौन जीता? ए जीता। अब ना इसमें पहले ए जीत गया, फिर दोबारा सिचुएशन बनेगी क्या? ना ए जीता ना बी जीता, तो फिर ए जीता। अब क्या सिचुएशन बनेगी आगे? पी ए बार पी बी बार, फिर ए नहीं जीता तो पी ए बार, फिर बी नहीं जीता तो पी बी बार, अब ए जीतेगा तो पी ए, और ऐसी सिचुएशन इनफाइनाइट टाइम तक आपकी चलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर जो PE है वो PA के लिए काम करेगा, और जो आपका PA बार और इंटू PB बार, ये हमें दोनों के लिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा हम और देखें कि PE का मतलब है सम ऑफ 10, और PE बार का मतलब हो जाएगा सम ऑफ नॉट 10। इसको यूं देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, तो PA अगर हम माने कि पहली बार में ही ये जीत गया, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। अब ना ए नहीं जीता तो 10 नहीं आया, 11/12।
बी ने भी फेंका और बी का भी 10 नहीं आया तो 11/12। और अभी आपका पी ए आ गया तो पी ए कितना हो जाएगा 1/12। ओके, तो ये बनेगा 1/12 प्लस 11/12। अब तीसरा केस 10 नहीं आया तो 11/12, फिर बी ने फेंका तब भी 10 नहीं आया तो 11/12, फिर ए ने फेंका फिर भी 10 नहीं आया सम तो 11/12, फिर बी ने फेंका फिर भी 10 नहीं आया तो 11/12। लेकिन अब जब ए ने फेंका तो जो 10 सम जो है वो 10 आ गया तो 1/12। और इस तरीके से बच्चों इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि 1/12 कॉमन ले लें यहाँ से 1/12 1/12 1/12, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ये आएगा 11/12 का होल स्क्वायर और आगे आएगा 11/12 का होल 4 प्लस 1 और ये बच्चे एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 माइनस आर। ए है 1/1 माइनस आर, ये पूरा होल स्क्वायर होगा तो 121/144। 1/12 इंटू 1/144 एलसीएम ले लें, 144 माइनस 121, 144 हमारा ऊपर जाएगा तो 1/12 इंटू 144 अपॉन ये माइनस कर दें तो मुझे कितना 13 आ जाएगा 23 तो 12 या 144 तो 12/23 ये इसका जो आंसर आएगा कि अगर ए गेम की शुरुआत करता है तो ए जीतेगा, चाहे वो पहली बार में जीते, चाहे वो दूसरे बार में जीते, चाहे तीसरे बार में जीते, लेकिन ए जीतेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/23। ओके बच्चों, तो इस तरीके की हमने यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन की और बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।